हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है 8वें अध्याय जो है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना पहले भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे वायुमंडल संगठन के बारे में, यानी एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में, और वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम बिना भोजन के कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम सांस लेते हैं इस वायुमंडल में, वातावरण में, जहाँ विभिन्न गैस जो है वो मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल जो है इन्हीं विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी को सभी ओर से घेरे हुए रहते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में जो हमें दिख रहे हैं ये वायुमंडल है जो पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो मौजूद होते हैं, और ये विभिन्न गैसों के मिश्रण से बने होते हैं। और वायुमंडल का कुल द्रव्यमान जो अगर देखें तो 99% जो है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होते हैं। यानी अगर हम इस चित्र में देखें तो इतनी ऊंचाई पे हमें 99% जो है वायुमंडल का वो मौजूद होता है। और ये वायुमंडल जो है इनके विभिन्न संस्तर होते हैं, यानी ये परत के रूप में मौजूद होते हैं। तो ये विभिन्न संस्तर कौन कौन से हैं और इनकी क्या विशेषता है, इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि ये वायुमंडल जो है वो किन किन गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, यानी इस एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। तो वायुमंडल में कुछ स्थायी गैसें और कुछ अस्थायी गैसें मौजूद होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्थायी गैसें जो हैं वो कौन कौन से मौजूद होते हैं वायुमंडल में। तो ये है नाइट्रोजन, और अगर इनका द्रव्यमान प्रतिशत देखें तो ये 78% वायुमंडल में उपस्थित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थायी गैस जो है वो है ऑक्सीजन, और इसका द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो है 20%। और तीसरा महत्वपूर्ण स्थायी गैस जो है वो है आर्गन, और अगर आर्गन का द्रव्यमान प्रतिशत देखें तो वो है 0.93%। और इसके अलावा कुछ और भी अन्य स्थायी गैसें होते हैं जो मौजूद होते हैं वायुमंडल में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनन और हाइड्रोजन। और ये सभी जो हैं ये स्थायी गैसें होते हैं जो बनाते हैं हमारे वायुमंडल को। तो यहाँ हमने देखा कि विभिन्न स्थायी गैसें कौन कौन से होते हैं वायुमंडल में। अब यहाँ हम विस्तार से देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण गैसें जो हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, वो मौजूद होते हैं वायुमंडल में, और इनकी विशेषता के बारे में हम कुछ विस्तार से यहाँ जानेंगे। तो जो महत्वपूर्ण गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस होता है, और यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो क्या होता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में। यानी ये अपने अंदर से सौर विकिरण को पास होने देता है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए ये अपारदर्शी है। यानी जब पृथ्वी की सतह से पार्थिव विकिरण जो है वो प्रतिबिंबित होता है, यानी रिफ्लेक्ट होता है, तो इस पार्थिव विकिरण के अंश को ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर सोख लेता है, और फिर बाद में इस पार्थिव विकिरण को ये सभी दिशाओं में प्रतिबिंबित करता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो इस प्रभाव के कारण जो है वो पृथ्वी का सतह और वातावरण जो है वो गर्म रहता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो
वातावरण में जितने भी गैसें मौजूद होते हैं उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो है वातावरण और वायुमंडल जो है वो गर्म रहता है। अब पिछले कुछ दशक में अगर हम देखेंगे तो सभी गैसों का आयतन जो है वो लगभग स्थिर पाया गया है, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका आयतन जो है वातावरण में, वायुमंडल में, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और इसका जो मेन मुख्य कारण है वो है जीवाश्म ईंधन का जलना, जिसके कारण इसका आयतन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और यही कारण है कि हम सुनते हैं कि पृथ्वी का जो वातावरण है वो अधिक गर्म होते जा रहा है दिन ब दिन। तो इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं यही कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होते हैं हमारे वातावरण में। अब हम देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण गैस जो है ओजोन। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है ओजोन गैस, और ये पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। और इस ओजोन परत जो है उसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि यह पराबैंगनी किरणें, जिसे हम यूवी रेज कहते हैं, उसको अवशोषित कर जो है इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का सतह जो है इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचा रहता है। तो इसे हम इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जो है ये पराबैंगनी किरणें जो हैं वो निकलते हैं सूर्य विकिरण से, और जहाँ ये ओजोन परत मौजूद होते हैं इसे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं अपने में और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से इसे रोक देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये ओजोन परत जो है एक कवच के रूप में मौजूद होते हैं हमारे पृथ्वी के चारों तरफ। तो यहाँ हमने जाना ओजोन के बारे में, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस होता है वायुमंडल में। अब हम जानेंगे जल वाष्प, जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं। तो यह एक परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है, और जब इन्हें हम विभिन्न प्रदेश में देखेंगे तो इनका आयतन जो है वो भी भिन्न होते जाता है। यानी जब हम गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में देखेंगे तो यह हवा के आयतन का 4% होता है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन के ये 1% भाग से भी कम होते हैं। और यही जलवाष्प जो है जो वायुमंडल में उपस्थित होता है, इनका एक विशेषता है कि यह पृथ्वी को ना अधिक गर्म होने देता है और ना अधिक ठंडा होने देता है। तो यहाँ हमने जाना जलवाष्प के बारे में जो एक परिवर्तनीय गैस होता है। अब हम जानेंगे धूलकण जो मौजूद होते हैं हमारे वायुमंडल में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है भाग होते हैं हमारे वायुमंडल के, और जब इनका हम स्रोत देखेंगे यानी ये वातावरण में कहाँ से पहुँचते हैं, तो इनका स्रोत होता है समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, ज्वालामुखी तथा उल्काएं। तो ये सभी स्रोत हैं जिनके कारण ये धूलकण जो है हमारे वातावरण में आते हैं, हमारे वायुमंडल में आते हैं। और प्रायः जो है ये धूलकण जो है वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और ये धूलकण जो है ये आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस धूलकण जो है वो किस तरह मेघों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये धूलकण जो है किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हमने जाना धूलकण के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल में मौजूद विभिन्न स्थायी गैसें कौन कौन से होते हैं, और फिर हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण गैसों के बारे में और इनकी विशेषता के बारे में। अब हम जानेंगे वायुमंडल
का संरचना कैसा है, यानी वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि वायुमंडल जो है वो परत के रूप में मौजूद होते हैं हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, यानी इनके कुछ संस्तर होते हैं और ये संस्तर जो है वो अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतें होते हैं। और जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो हमें विभिन्न जो परत मिलते हैं वो इस तरह के होते हैं, यानी सबसे नीचे जो परत संस्तर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं क्षौभ मंडल। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे, ये जो परत है जो सबसे नीचे पाए जाते हैं इसे हम कहते हैं क्षौभ मंडल, और क्षौभ मंडल के ठीक ऊपर जो परत होते हैं उसे हम कहते हैं समताप मंडल, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और ये समताप मंडल और क्षौभ मंडल जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं क्षौभ सीमा के द्वारा। तो ये एक क्षौभ सीमा जो है वो इन दो संस्तर को अलग करते हैं। अब देखेंगे हम दूसरा संस्तर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो समताप सीमा यानी संताप मंडल जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर जो है हमें जो संस्तर मिलता है वो होता है मध्य मंडल, और ये संताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। और इस मध्य मंडल के ऊपर अगर हम देखें तो जो दूसरा संस्तर पाया जाता है वो कहलाता है बाह्य वायुमंडल, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और सबसे ऊंचा संस्तर जो होता है वो होता है बहिर्मंडल, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये हैं विभिन्न प्रकार के संस्तर, और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे समताप मंडल और मध्य मंडल जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं समताप सीमा के द्वारा। उसी तरह मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं मध्य सीमा के द्वारा। तो ये है विभिन्न प्रकार के संस्तर, और ये विभिन्न संस्तर जो हैं इनके विभिन्न घनत्व और तापमान होते हैं, और इन विभिन्न संस्तर के बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वायुमंडल संगठन क्या है, यानी वायुमंडल जो है किन किन गैसों से बना हुआ है और इनकी संरचना क्या है। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे वायुमंडल की विस्तार संरचना के बारे में, यानी जो जो संस्तर हमने इस वीडियो में देखा इन सभी संस्तर के बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।